हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 4 जनवरी 2022 को। ओके, इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पेपर के सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये हमारी क्लास 3rd है। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या खुशबू के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा त्वचा के लिए, क्योंकि मगरमच्छ का अगर शिकार होता है शिकारियों द्वारा, वो उनकी स्किन के लिए किया जाता है, उनकी त्वचा के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। बोरा चावल है वो असम में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। गुलाब जल और आसुत जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो सर्दियों में अगर त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए दादी नानी हमें नुस्खा देती है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन और नींबू का रस मिलाकर यूज कीजिए, इससे आपकी स्किन है ना ड्राई नहीं होगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट या फिर नेक्स्ट होगा हमारा भारतीय रोबिन। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनबर्ड या सूर्य पक्षी। ओके, जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में शक्करखोरा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PNR ऑन ट्रेन टिकट शो, ट्रेन टिकट पर जो PNR नंबर होता है वो दर्शाता है। ऑप्शन है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो ये दर्शाता है हमें यात्री का नाम रिकॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यात्री का नाम रिकॉर्ड, PNR, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीदू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वलियम्मा, ऑप्शन नंबर ए। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? केरल की। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केरल से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ऑप्शन है हमारा वलसाड़। देखो वलसाड़ जो स्थान है वो हमारा गुजरात में है। कोझिकोड, उडुपी हमारा स्थान है कर्नाटक में। मालाखेड़ा हमारा राजस्थान में है। नेक्स्ट पेपर में उडुपी और मालाखेड़ा के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोझिकोड केरल में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांव का नाम वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। खेजड़ी जहाँ भी आ जाता है तो समझ जाना चाहिए खेजड़ी है ना राजस्थान। खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। देखो हाथी के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी के बने बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बाय बेकिंग, बेक करके, बाय स्मेल्टिंग, गलाने से, बाय रोस्टिंग, भूनने से, बाय बर्निंग, जलाने से। तो मिट्टी के बर्तनों को अगर मजबूत बनाया जाता है वह है बेक कर बाय बेकिंग। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का वह भाग जो दांत के दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सौंफ, लौंग, मेथी या अफीम के बीज। दांत के दर्द के लिए हम लौंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं के आटे से चपाती बनाने के सही क्रम को पहचाने। देखो अब सीटेट में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, तो चपाती बनाना भी आपसे आना ही चाहिए।
ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। आटे को गूंथकर, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। देखो सारे स्टेप बिल्कुल सही लग रहे हैं। सबसे पहले आटा गूंथेंगे, फिर छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, फिर लोइयों को बेलेंगे और फिर उसे आग पर पकाएंगे। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, नहीं जी, पहले हम आटे को गूंथेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, इसमें भी आटे की लोइयां बनाई जा रही है डायरेक्ट, पहले आटे को गूंथना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आटे को गूंथकर कोई लोई बना लीजिए। ओके, लोई बेलकर तैयार कर लीजिए, यहाँ तक तो ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए, फिर दोबारा रिपीट कर दिया, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा प्रदर्शित कर, देखो ये भावना नहीं होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन इतना है। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा प्रदर्शित करती है, तो मुद्रा क्या प्रदर्शित करती है, फीलिंग्स, भावनाएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो मुद्राएं होती है नृत्य में, वे हमारी फीलिंग दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल के माध्यम से। देखो जो बच्चे बोल और सुन दोनों नहीं सकते, वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। देखो मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से तो ऐसे मूक बधिर बच्चे जो बोल सुन नहीं सकते, इस टाइप के बच्चे नहीं सीख सकते। ब्रेल के माध्यम से वे बच्चे सीखते हैं जो देख नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है, नदी, पर्वत, झील, झरना। देखो नदी, झील और झरना तीनों ही वाटर सोर्सेज है, जबकि माउंटेन अलग है, तो इसमें डिफरेंट हो जाएगा माउंटेन आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। देखो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट चाइल्ड सेंटर प्रवृत्ति को इंगित करता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ओके, ये बिल्कुल सही है। रटने को हतोत्साहित करना, मतलब डिस्करेज करना, रटने को प्रोत्साहन नहीं देना। ओके, इसका मतलब ये होगा। सीखने के, ये भी सही होगा बिल्कुल, क्योंकि रटने पे जोर नहीं देना चाहिए, रटने को हमें कम करना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति को हमें कम करना चाहिए। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, किताबी शिक्षा के साथ हमें और एक्टिविटी भी करनी चाहिए। ओके, ये भी करेक्ट होगा। डी होगा हमारा, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, ये बाल केंद्रित प्रवृत्ति से रिलेट नहीं करता। ओके, तो हमारे करेक्ट ऑप्शन होंगे ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो इसलिए हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि प्राथमिक कक्षा में अगर हम एनवायरनमेंट का एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को। ओके, देखो ये क्वेश्चन अब तक मैं 4 सेट डिस्कस कर चुकी हूँ, चारों में लगभग इस टाइप का क्वेश्चन था। थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वरना क्वेश्चन आपके वे ही बनते हैं, उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आपको ये जरूर कर लेंगे ना, तो आपके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आने हैं। मैं सारे सेट कराऊंगी आपको, एनवायरनमेंट के नहीं, हर सब्जेक्ट कराऊंगी। तो ऑप्शन देखते हैं इसको। विद्यार्थी को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागी के रूप में व्यवहार करना था, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। जो स्टूडेंट है वो एक प्रतिभागी होना चाहिए, एक पार्टिसिपेंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ ज्ञान को ले रहा है और प्राप्त कर रहा है। ओके, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा। डी होगा, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। देखो जो एकमात्र वर्ड है ना, ये आपको ऑप्शन रॉन्ग करा दिया। एकमात्र या ओनली जैसे वर्ड्स अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं ना, तो ये ऑप्शन नेगेटिव जाते हैं आपके। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन में भी डी है, सी में भी डी है और डी में भी डी है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, आपके कट गए, और आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब अगर बड़ी लैंग्वेज की क्वेश्चन है तो आप एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हैं, बड़ी लैंग्वेज देखकर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, कि कैसे सोल्व करें। पेडागोजी के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कुछ कीवर्ड पकड़ना है कि ये वाला वर्ड है तो नेगेटिव जा रहा है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कथन देख लेते हैं। कक्षा 3rd से 5th तक पर्यावरण अध्ययन एक
विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। देखो मैं आपको पहली क्लासों में बता चुकी हूँ, जो हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं क्लास 3rd से 5th तक, तो उस एनवायरनमेंट के साथ साथ हम सोशल साइंस अपनी और साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट भी है ना इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि जो 3rd से 5th तक का एनवायरनमेंट होता है उसमें हम एनवायरनमेंट, सोशल साइंस और विज्ञान इनको एकीकृत रूप में पढ़ते हैं। ओके, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और देखते हैं, यह विषय कक्षा 1 और कक्षा 2 में है। देखो यही गलती हो गया, जो ये एनवायरनमेंट है वो कक्षा 1 और कक्षा 2 में नहीं है, वो कक्षा 3 से 5 तक है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। एकल विषय नहीं, इसमें सोशल साइंस, साइंस और एनवायरनमेंट तीनों सब्जेक्ट आएंगे। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। ओके, सब्जेक्ट की अप्रोच नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्रवाद विवाद, ये तो अच्छी बात है। चित्र पठन, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं पिक्चर से सीखते हैं काफ़ी कुछ। कथा, नैरेटिव्स, ये भी अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन, विवरण, देखो छोटे बच्चे होते हैं उनको डिस्क्रिप्शन को कम करना चाहिए। ओके, विवरण को कम करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रिप्शन या विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है? परिभाषाएं और जानकारी, ये कोई चैलेंज नहीं है। ओके, रट कर सीखना है, ये भी चैलेंज नहीं है। अवधारणाओं का विवरण है? जी नहीं। विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना कि चिल्ड्रन है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो ये एक चैलेंज है टीचर के सामने भी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यक्रम में किस थीम में उप थीम शामिल है? देखो उप थीम का क्वेश्चन भी मैं प्रीवियस क्लासों में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, 2 क्लास हुई है, दोनों में मैंने डिस्कस किया है और आज भी देखो। तो इसका है उप थीम है परिवार और मित्र नामक थीम में उप थीम शामिल है। ओके, बाकी के ऑप्शन है आपके भोजन, फूड, जल या वाटर, कार्य और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग दी जाती है ईवीएस में। ओके, कैसे दी जाती है, चलो इसको देखते हैं। वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के द्वारा। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्णन द्वारा भी हम दे सकते हैं, नैरेटिव्स द्वारा, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग वर्णन भी कर सकते हैं, वास्तविक संवाद द्वारा भी समझा सकते हैं और प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा भी। लेकिन जो ऑप्शन डी होगा हमारा सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, ये आपका नहीं होगा, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, देखो यात्रा एक थीम है आपकी एनसीईआरटी की, तो मुद्दे सार्थक हो जाएंगे मतलब बच्चे सीख जाएंगे, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से करेक्ट? मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, मतलब जो हमारा मुद्दा है उसी के अराउंड है ना हम बहस, डिबेट्स अरेंज करें। ओके, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, ये थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थी को देखा। देखो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, डिबेट्स आर कंडक्टेड अराउंड द इश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्न में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? देखो जो हमें वास्तविक अनुभव मिलेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वो सबसे अच्छा संसाधन होगा ईवीएस के लिए हमें, क्योंकि ईवीएस हमारे एनवायरनमेंट से आपस की चीज़ों से रिलेट करती है, हमारे चारों ओर जो है आवर सराउंडिंग। ओके, तो अब देखते हैं फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकीपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षेत्र भ्रमण, क्योंकि हमें रियल एक्सपीरियंस देता है, वास्तविक अनुभव देता है। क्वेश्चन नंबर 25। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्न में से किस थीम में उप थीम शामिल नहीं है? देखो हम अभी कर आए हैं, इसका है फैमिली और फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो कैसे सीख सकते हैं हम जल थीम से संबंधित? रोल प्ले द्वारा या भूमिका निर्वाह द्वारा? बिल्कुल सीख सकते हैं। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद द्वारा, मतलब रियल डायलॉग्स द्वारा, जिसमें बच्चे अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। ओके, इसके द्वारा भी हम सीख सकते हैं। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, ये तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ही, इसके द्वारा भी हम सीख सकते हैं। डी होगा प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। देखो डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये नेगेटिव जा रहा है आपका।
गृह कार्य द्वारा। गृह कार्य भी एक तरह से बर्डन क्रिएट करता है बच्चों पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, ये ईवीएस की पुस्तकों में शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि ये सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। बिल्कुल सही बात, ये एक समृद्ध स्रोत है सीखने का। ओके, वे विद्यार्थी, शिक्षक और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये भी करेक्ट है। वे हमें उन अनुभव को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिनसे हम परिचित हैं। ओके, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कहानी वहानी चित्र वगैरह हम देखते हैं तो हम अगर प्रीवियसली हमें कोई किसी चीज़ से हम परिचित है, हम उसके बारे में जानते हैं, ओके, तो फिर ये हमें है ना उसको फिर से देखने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। देखो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, तो इसका हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर या अनौपचारिक सीखने पर। देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग होना चाहिए सीखने के लिए। ओके, ईवीएस को सीखने के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का, कौन सा? असेसमेंट टूल का, आकलन उपकरण यानी असेसमेंट टूल का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित एवं मौखिक दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपख्यानात्मक रिकॉर्ड या दृष्टांत अभिलेख या अवलोकन पत्र। देखो इसमें शिक्षक उपयोग कर रहा है, अगर हम असेसमेंट टूल होगा इसमें रूबिक्स। रूबिक्स क्या है? रूबिक्स है ना एक सूची तैयार की जाती है बच्चों की, एक है ना टेबल बनाई जाती है, उसमें बच्चे का नाम लिखा जाता है, सारी जिन जिन पर हम बच्चे का आकलन करना चाहते हैं। जैसे हम आकलन करना चाहते हैं कि भाई ये बच्चा है ना कैसा है, पढ़ाई में कैसा है बच्चा, तो वहाँ पे श्रेणी बनाई जाती है कि उत्तम है, सामान्य है या निम्न है, तो उसके आगे टिक लगाया जाता है। इस तरह की एक सूची तैयार की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूबिक्स बोलते हैं। तो ये असेसमेंट टूल है एक टीचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस में आत्म आकलन है। आत्म आकलन मतलब सेल्फ असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना है, उपलब्धि, सीखने और निर्णय के बारे में सीखना है। तो आत्म आकलन जो है ईवीएस में वो होगा आपका, सीखने के लिए आकलन भी होगा, सीखने के बारे में सीखना भी होगा, और उपलब्धि और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना भी होगा। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए, बी और सी, तीनों करेक्ट होंगे, जबकि डी सीखने का आकलन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का सीखना आधारित है। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, वैश्विक से स्थानिक के सिद्धांत या अमूर्त से मूर्त। अमूर्त से मूर्त होगा मतलब पहले हम ईवीएस में क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं, फिर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसे रिलेट करते हैं। तो ईवीएस का जो होगा वो मूर्त से अमूर्त होगा, ना कि अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। वैश्विक से स्थानिक नहीं होगा, पहले हम वर्ल्ड को नहीं देखते, पहले हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं और फिर वर्ल्ड पे जाते हैं। ओके, फिर वैश्विक स्तर पर जाते हैं हम, तो ये भी नहीं होगा। जटिल से सरल, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम नहीं लेते पहले एनवायरमेंट, पहले सिंपल चीज़ों से रिलेट करना सीखते हैं जैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल से जटिल के सिद्धांत की ओर। पहले हम अपने आसपास के वातावरण को देखकर सीखते हैं, फिर बाद में उसको रिलेट करते हैं वर्ल्ड से। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, कुछ और सेट डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2022 तक के हम सारे सेट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक्स।